हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जिसका आईपीओ हाल फिलहाल में आने वाला और ये चर्चा का विषय बन चुका है। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। ये जो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, ये एक सब्सिडरी है एचडीएफसी ग्रुप की, जहां पर कि एचडीएफसी ग्रुप में कई सारे बिजनेसेस आते हैं, उसी तरीके से ये बिजनेस भी आता है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस एक अपर लेयर एनबीएफसी है। एनबीएफसी की आरबीआई की गाइडलाइन माने तो अलग अलग कैटेगरी की एनबीएफसी होती है और उसका अलग अलग लाइसेंस होता है। तो यहाँ पर ये सुपीरियर और अपर लेयर एनबीएफसी में आती है। इसका कॉर्पोरेट हेड ऑफिस जो है मुंबई में है और ये कई सारे सेगमेंट में लोन देने में काम करती है, जहाँ पर कि बैंक ज़्यादातर लोन प्रोवाइड नहीं कर पाते, जैसे कि एसेट फाइनेंसिंग करना, कंज्यूमर लोन देना और इंटरप्राइजेस लेवल पे लोन देना। यहाँ पर हम अगर कंज्यूमर लोन की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है पर्सनल लोन, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर के लोन हो जाते हैं और यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल के भी लोन हो जाते हैं, जैसे कि फ्रिज के लोन लेना, टीवी के लोन देना। तो ऐसे कई तरीके से ये जो है कंज्यूमर लोन देने का काम करता है। फिर आ जाता है एसेट के अगेंस्ट फाइनेंस करना। तो जैसे कि कंपनी और कॉरपोरेशन के पास जितनी भी एसेट्स रहती हैं, जैसे कि ट्रक जो कि ट्रांसपोर्टेशन में काम करने की कोशिश करता है, एक प्रकार से कमर्शियल ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके लिए भी फाइनेंस करने का काम करती है ये कंपनी। और अगर आप हैवी मशीनरी की बात की जाए तो उनके अगेंस्ट में भी ये लोन देने का काम करती है। यहाँ पर अब हम इंटरप्राइजेस लेवल के लोन की बात कर लेते हैं। तो इंटरप्राइजेस यानी कि कॉरपोरेट लेवल में लोन लेने की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो है सिक्योर्ड लैंडिंग भी करता है, अनसिक्योर्ड लैंडिंग भी करता है और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पर्सनल लोन भी देने का काम करता है। और इसके साथ साथ ये थर्ड पार्टी का भी काम करता है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के डिस्ट्रीब्यूशन में भी, जो कि एचडीएफसी के अलग अलग सब्सिडरी लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस को भी बेचने का काम करता है। अगर हम इसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये सारी फाइनेंशियल कंपनियों को क्या पैसा रेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम इस कंपनी के बॉन्ड की बात करें तो वहाँ पर केयर, इकरा और क्रिसिल तीनों द्वारा जो है ट्रिपल ए बॉन्ड जारी किया गया है, जहाँ पर कि इस कंपनी के बारे में स्टेबल फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताया जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार से एचडीएफसी ग्रुप का पार्ट है और एचडीएफसी ग्रुप जो है एक प्रकार से जबरदस्त बैलेंस शीट वाली कंपनी है, जो कि अपने फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग रखती है। तो इसकी सब्सिडरी में भी वही सारी चीजें देखी जाती है एज कम्पेयर टू किसी दूसरे ग्रुप के द्वारा। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस कंपनी के आने वाले आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आईपीओ जो है मेन बोर्ड कैटेगरी में आने वाला है। मेन बोर्ड कैटेगरी यानी ऐसी कंपनी आती है जो कि बड़े भारी भरकम पैसा उठाने का काम करती है। और जब आईपीओ आता है तो वहाँ पर दूसरा सेगमेंट भी रहता है जिसको कि कहा जाता है एसएमई सेगमेंट, जो कि छोटे कंपनी के लिए आता है। यहाँ पर ये जो है मेन बोर्ड कैटेगरी में आने वाला आईपीओ है और यहाँ पर ये कंपनी जो है 12,500 करोड़ के आसपास उठाना चाह रही है। चलिए यहाँ पर अब हम इस कंपनी के इम्पोर्टेंट रेशियो को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम पीई की बात कर ले तो वो यहाँ पर आ जाता है 27 के आसपास, जो कि ज़्यादा महंगा नहीं है। और अगर हम यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो की बात करें जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में उपयोग की जाती है, तो वो है प्राइस टू बुक रेशियो, जो कि लगभग 3.72 के आसपास है। और यहाँ पर हम अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये आ जाता है 5.15 के आसपास, जो कि जनरली दूसरे किसी सेक्टर से देखें तो यहाँ पर ये ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पर काम ही इनका यही है कि पैसा को लेना और पैसा को आगे सर्कुलेट करना और रिस्क मैनेज करना, जिसके कारण कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की जितनी भी कंपनी है उसका डेब्ट टू इक्विटी हमेशा हाई रहता है। यहाँ पर हम एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की ओनरशिप की अगर बात करें तो एचडीएफसी ग्रुप के पास इसका लगभग 94% हिस्सा है, जो कि एक प्रकार से इसे स्ट्रॉन्ग बताने की कोशिश करता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के ग्रे मार्केट के आईपीओ के प्राइस में। आईपीओ वॉच की डेटा की माने तो 19 जून में इसका जो शेयर प्राइस था वो लगभग था 93 से 94 रुपए के आसपास। लेकिन एक दो दिन पहले की अगर हम बात करें जो कि 23 जून 2025 की, तो इसका प्राइस जो है लगभग 43 से 45 के आसपास आ गया, जो कि एक प्रकार से लगभग 50% के आसपास क्रैश हो गया। यहाँ पर ये जो 50% का क्रैश है वो आने वाले मार्केट में अनसर्टेनिटी के कारण हो गया था, जहाँ पर कि अमेरिका जो है ईरान और इजराइल वॉर में जुट चुका था, जिसके कारण कि बेरिश और नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो गए थे स्टॉक मार्केट में,
जिसके कारण इसका प्राइस जो इसके ग्रे मार्केट में भी अफेक्ट होना चालू हो गया। और यहाँ पर अगर हम ग्रे मार्केट की बात करें तो इसके प्राइस पे हमें पूरा रिलाई नहीं करना चाहिए अगर हम आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो ग्रे मार्केट का आईपीओ का प्राइस रहता है उसमें बहुत कम बायर और सेलर रहते हैं, जिसके कारण की लिक्विडिटी बहुत कम रहती है, जिसके कारण हमें प्राइस की डिस्कवरी जो है अच्छे तरीके से पता नहीं चल पाती। यहाँ पर अगर हम आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो ये आ जाता है 700 से 740 रुपए के आसपास, जहाँ पर कि एक लॉट में लगभग 20 शेयर जो है किसी भी इंडिविजुअल को अलॉट होने वाले हैं। हाल फिलहाल में एक और न्यूज़ आई है जहाँ पर कि इसे जो है ग्रेट प्लेस टू वर्क का भी दर्जा दे दिया गया है 2024 और 25 में, जो कि एक प्रकार से इम्पोर्टेंट और ओवरऑल बूस्ट सेंटीमेंट को बताने की कोशिश कर। आप अगर इसे लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको बिडिंग करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी ग्रुप की कंपनी और इसका वैल्यूएशन अच्छा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी देखना जरूरी हो जाता है कि मार्केट के क्या सेंटिमेंट्स है, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई जाना चालू करेगा तो डेफिनेटली इसके प्राइस भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।